व्यक्ति के कफन को बेचकर भी अगर अपना पेट भर रहा है, या इतना भ्रष्टाचार है सिस्टम में। अब सोचिए कि बड़ी बात ये भी है कि चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, सबकी लाश को फेंक दिया जाता है। या आने वाली और स्टोरी आपने नरसिंह घोटाले का भी एक लंबा एपिसोड आपने अपने चैनल पे दिखाया, जिन पर जिम्मा था इसको रोकने का। 3 कमरों में नर्सिंग कॉलेज 4 बैच निकल गए और उसके बाद फिर सीबीआई ने उसको रोका। तो आपने जैसी बात कही, पोषण आहार का एक पॉइंट हो गया, तो इतना सब करने के बाद भी चीज़ें अगर नहीं सुधरती तो कहीं ना कहीं सरकार का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें कहीं बहुत बड़ा फ्लॉ है। 10 सालों की अगर बात करें तो लगभग 50 लाख बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ चुके हैं। तो ये पैसा जो सिस्टम में जा रहा था वो कहाँ जा रहा था? वो बच्चे नहीं थे क्या? वो गोश्त थे? कौन थे वो? कहाँ थे? सर एमपी में आपने ऑलमोस्ट तीनों सीएम के साथ काम कर लिया, प्रोपोगेट किया। उसी छिंदवाड़ा में उसी वक्त वहाँ के जिला अस्पताल में एक महिला थी जिनके पैर को चूहों ने आईसीयू में कुतरा था, उनको गैंग्रीन हो गया, पैर काटना पड़ा था। ये कहानी हमने जाके की थी। जी, होगा कि 2014 के बाद से बहुत सारे पत्रकारों ने एक फॉर्मेट चेंज कर लिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाए कि ये जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है थ्रू यूट्यूब या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये जो कन्वेंशनल मीडिया हाउसेस हैं उनके लिए आने वाले दिनों में चुनौती है। नया तरीका है, एक नया कलेवर है और मुझे लगता है कि हर उम्र में सबको एक दूसरे से परस्पर सीखना चाहिए। तो कैसे देखते हैं अनुराग द्वारी अपने आप को? ठीक लगता है मुझे ये इंसान। Hello and welcome to our first episode of Inside Express, the first news podcast of Madhya Pradesh. आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही बेबाक और निर्भीक पत्रकार के नाम से जाने जाते हैं, श्री अनुराग द्वारी सर। सर थैंक यू फॉर दी। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल, आपने मुझे इस काबिल समझा कि पहले एपिसोड में आपने मुझे मौका दिया। और चूँकि एमएस एक वैसी संस्था रही है जहाँ से हमने पत्रकारिता का अपना खुद का ककहरा सीखा है, बहुत शुरुआती दौर में, शायद 1999-2000 में, तो वापस उसी संस्थान में लौटना और बात करना बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। जो लोग अनुराग द्वारी सर के बारे में नहीं जानते हैं, वैसे पत्रकारिता से जुड़े हुए सभी लोग सर से वेल नोन हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि सर रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित हैं। रामनाथ गोयनका अवार्ड वो अवार्ड है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में एक सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, और सर का फोर्टे है क्राइम और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। वर्तमान में सर एनडीटीवी एमपीसीजी के रेसिडेंट एडिटर हैं। सर की शुरुआती पढ़ाई भोपाल माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से ही हुई, और अब सर को लगभग अगर मैं गलत नहीं हूँ 25 साल पत्रकारिता के क्षेत्र में हो चुके हैं। सबसे पहला सवाल, अभी आप कौन सी नई स्टोरी पर काम कर रहे हैं? अभी मैंने लास्ट आपकी कफन वाली स्टोरी देखी जी, और बहुत ही मार्मिक थी, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई मृत व्यक्ति के कफन को बेचकर भी अगर अपना पेट भर रहा है, या इतना भ्रष्टाचार है सिस्टम में। बिल्कुल, हमारे साथी हैं अजय, और शुरुआती स्टोरी उन्होंने शुरू की थी वो जब शमशान में गए और उन्होंने देखा कि किस तरह से क्षत विक्षत अवस्था में शव को फेंका जा रहा है। तो वो लगभग उस स्टोरी पर उन्होंने काम किया, और जब बाद में फिर हमने उस स्टोरी को लीड लिया, क्योंकि तो फिर पता लगा कि ये तो माजरा ये भी है कि चोरी भी हो रही है, और ख़ुद जिन लोगों ने हमीदिया में कफन दफन करते हैं, देते हैं, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो ये काम कर रही हैं, उन्होंने बताया कि कई लोग आकर कफन ले जाते थे और बेच भी देते थे। तो ये बड़ा एक तरह से शॉकिंग था। और जब वो अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि वो कोई छुपी सी बात है जी। आप भदभदा विश्राम घाट जाएं, कहीं और जाएं, तो देखते हैं आप कि किस तरह से जो लावारिस लाशें हैं उनको ज़रा सा आप आगे बढ़ेंगे, दाहिने हाथ की तरफ मुड़ जाएंगे आप, तो आप देखिए कि किस तरह से, मतलब ऐसा लग रहा है कि लाशों का जंगल है वो जो वहाँ लाश। अब सोचिए कि बड़ी बात ये भी है कि चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, सबकी लाश को फेंक दिया जाता है। कोई ये जानने की जहमत भी नहीं उठाता, जबकि सरकारी तंत्र में और सरकारी व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में इसके इंतज़ाम के लिए पैसे हैं। बिल्कुल। लेकिन यही है ना कि जो कोई संवेदनशीलता अगर बची रहे, और जो लोग धर्म ध्वजा उठाते हैं, अगर वो भी सोचें कि भाई अगर मान लीजिए कोई शव किसी फला
धर्म को मानने वाला था, बहुत आसान है ये पता करना, तो उस धार्मिक रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार हो जाए, कम से कम दुनिया से विदाई के वक्त इतना तो सम्मान तो देना ही चाहिए। फिलहाल एक मेडिकल से जुड़े एक बड़ी स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, उम्मीद है कि कुछ दिनों में वो स्टोरी बाहर आएगी। ओके सर, आपको क्या लगता है, मतलब जैसे आप ये स्टोरी आपने जो लास्ट करी, या आने वाली और स्टोरी आपने नरसिंह घोटाले का भी एक लंबा एपिसोड आपने अपने चैनल पे दिखाया, इन सब स्टोरीज से क्या सिस्टम में एक्चुअल बदलाव हो पाते हैं, या 2-3-4 दिन के लिए तो व्यवस्था सुधरती, फिर वही चीज़ें वापस उसी ढर्रे पर चलने लगती? देखिए, कई बार ऐसा होता है, आप जैसे साथियों की भी मदद लगती है, जैसे नरसिंह घोटाले में ही कई सारे अखबारों ने भी और तमाम साथियों ने उन खबरों को किया, पर जब आप उस खबर को लेके निकलते हैं तो लगता है कि आसपास ही कितना घटित हो रहा है। जब मुझे याद है कि जब हम निकले और पता लगा कि दाता कॉलोनी जो एयरपोर्ट की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ से आप लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़िए तो एक जो पूर्व डीएमई थे, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन थे, वो खुद एक नर्सिंग कॉलेज चला रहे थे, जिन पर जिम्मा था इसको रोकने का। 3 कमरों में नर्सिंग कॉलेज, 4 बैच निकल गए और उसके बाद फिर सीबीआई ने उसको रोका। आप सोचिए, जो 4 बैच निकले होंगे वहाँ से नर्सिंग के, एक डॉक्टर आपको 2-5 मिनट देख के चला जाता, फिर अधिकतम वक्त आप नर्सिंग स्टाफ की निगरानी या उसके देखरेख में रहते हैं। अगर वो शिक्षित प्रशिक्षित न हुआ तो आप समझिए कि कितनी बड़ी हेल्थ इमरजेंसी है ये। बिल्कुल। तो मुझे लगता है फिर जैसे एक और कहानी का मैं जिक्र करना चाहूँगा, बहुत जैसे पोषण आहार घोटाले वाली बात थी। हमारे एक साथी अभिषेक, सबसे पहले उन्होंने अपनी वेबसाइट पे वो खबर छापी थी, फिर वहाँ से जब पीएजी की रिपोर्ट निकाली और अलग अलग जगहों पर हमने देखा तो आश्चर्य हुआ कि भाई ऑटो स्कूटर ये तो ठीक है, एक बात है, लेकिन जब खबर सामने आई तो पूरा सरकारी तंत्र उस खबर को झुठलाने में लगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बताया गया नहीं ये खबर तो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, अभी तो सीएजी की आखिरी रिपोर्ट आना बाकी है। विधानसभा में हंगामा हुआ और जिस तरह से उस खबर को मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जहाँ आज भी सैम और मैम के बच्चे जो सिवियरली मैल नरिश्ड हैं, कुपोषित हैं, बहुत ज़्यादा तादाद है, नेशनल औसत से ज़्यादा। अगर आप जो पोषण के आंकड़े भी मध्य प्रदेश के बहुत चौंकाने वाले, आप इसको मानने के बजाय इसको झुठलाने में लगे रहे। हमारा पूरा तंत्र करता क्या है, आप देखिए कि पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे, आप अगर अलग अलग जगहों से सिर्फ ये कहें भांजे भांजी, आप जो बच्चियां हैं उनकी सरकारी आयोजन से पहले उनकी पूजा करें, लेकिन अगर आप उनको मरने के लिए छोड़ दें, उस प्रदेश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। मैं ये नहीं कहता कोई भी बेज़बान जानवर भी डिजर्व करता है या उसकी सेवा होनी चाहिए, लेकिन गायों के लिए 40 रुपए और जो कुपोषित बच्चा उसके लिए 8 रुपए और अति कुपोषित बच्चे के लिए 12 रुपए। मैं चाहता हूं कि कोई मुख्यमंत्री या कोई जो मंत्री हैं बाल विकास के, वो महिला बाल विकास के हमारे साथ चलें और मुझे 8 रुपए में खरीद के बता दें कि क्या क्या मिल पाता है और कैसे हम उस कुपोषित बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। अगर वो ये बता देंगे, या ये बात थोड़ी कड़वी लग रही है और किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ चाहता हूँ कि एक हफ्ते में उनके घर में अगर कोई नाती पोते हों, अच्छे हों, भगवान उनको तंदुरुस्त रखे, लेकिन मैं चाहता हूँ 8 रुपए में वो 1 हफ्ते तक उनको हर दिन खाना खिलाएं। फिर मैं समझूंगा कि वाकई इस तंत्र में, आप सोचिए ना कि हर मंत्री 3-3 सालों में अपनी गाड़ियां बदल लेते हैं, घर की रंगाई पुताई कभी भी सरकार जाती है, करोड़ों का खर्च होता है। क्या उस सिस्टम के पास इतना दिल नहीं है? एक छोटी सी खबर आपको और बताना चाहूंगा, स्कूलों की यहाँ पर आज भी 7,500 से ज्यादा जर्जर स्कूल है। बिल्कुल, आए दिन स्टोरी अखबारों में छपती है। अभी जहांगीराबाद में भी गिर गया था। आश्चर्य ये था, मैंने अभी एक स्टोरी पढ़ी थी कि सीएम राय स्कूल की छत जो न्यू मार्केट में है वो गिर गई। आप जो गवर्नर हाउस है रोशनपुरा में, गवर्नर हाउस के ठीक पीछे गली है। हर साल जब कोई रिपोर्ट आती है मैं वहाँ से जाके कहानियाँ करता हूँ। एक कमरा है जिसमें 5 ब्लैक बोर्ड लगे हुए हैं, पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे वहीं पढ़ते हैं। और मेरे बाद कई सारे साथियों ने भी उस खबर को किया। मैं सिर्फ इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि आप सोचिए कि हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पर क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? क्या जो मैंने कहा कि हर बार आप अपने जो सरकारी आवास है उसके रंग रोगन पर करोड़ों खर्च करते हैं, तो क्या उस स्कूल में 2-3 कमरे नहीं बनाए जा सकते? मिड डे मील भी वहीं खाते हैं वो, बिल्कुल पहली से 5वीं तक की पढ़ाई भी करते हैं। उन शिक्षकों की कोई गलती नहीं है, गलती तो शासन प्रशासन की, जिन्हें ये राजधानी में नहीं दिख रहा तो अलग अलग प्रदेशों में। डिंडौरी के एक स्कूल में हम गए थे, वहाँ पर तो एक ही शिक्षक है, वही प्रधानाचार्य भी हैं, वही स्कूल की घंटी भी बजाते हैं, वही साफ सफाई भी करते हैं और वही पहली से लेकर 10वीं तक को भी पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या हो? लेकिन सर आश्चर्य ये है कि सरकार कई दावे करती है कि अब जैसे ई अटेंडेंस प्रणाली लाए या फेस के थ्रू अटेंडेंस, लेकिन उसके बाद भी
शिक्षा का स्तर, या आपने जैसी बात कही पोषण आहार का एक पॉइंट हो गया, तो इतना सब करने के बाद भी चीज़ें अगर नहीं सुधरती तो कहीं ना कहीं सरकार का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें कहीं बहुत बड़ा फ्लॉ है। देखिए, मॉनिटरिंग सिस्टम में तो फ्लॉ है ही। जैसे जो आंकड़े आ रहे हैं, मान लीजिए पोषण ट्रैकर ऐप से हमने बात कही, तो ऐसा तो नहीं कि सरकार को पता नहीं है, या जो यूडाइस पोर्टल है केंद्र सरकार का जिसके जरिए हमें पता लगा कि इतने स्कूल जर्जर अवस्था में, हमने जाकर तो गिनती की नहीं। ये वही आंकड़े हैं जो सरकार ने दिए हैं। बिल्कुल, ये वही आंकड़े हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो लगभग 50 लाख बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बच्चे जाके प्राइवेट स्कूलों में भर्ती होते हैं, जबकि उससे 10 साल पहले और आज की आबादी बढ़ चुकी है। बिल्कुल, वो बच्चे निजी स्कूलों में भी नहीं गए, तो बच्चे गए कहाँ? और अगर वो बच्चे सिस्टम में नहीं थे तो इतने बच्चों पर लगभग मोटा मोटी 3,000 रुपये का खर्चा आता है। अगर आप मिड डे मील जोड़ लें, अगर आप उसका गणवेश जोड़ लें, अगर आप उसकी किताबें जोड़ लें जो सरकार मिलती है, तो ये पैसा जो सिस्टम में जा रहा था वो कहाँ जा रहा था? वो बच्चे नहीं थे क्या? वो गोश्त थे? कौन थे वो? कहाँ थे? और आप सोचिए ना कि मतलब क्या सिस्टम हमने बनाया है कि MY हॉस्पिटल, वही इंदौर का, 4 साल पहले भी मैंने कहानी की थी कि कैसे चूहे ने आकर कुतर लिया था। और पिछले दिनों फिर वो ये फिर 2 बच्चों की मौत हो गई। और पूरा सिस्टम पहले तो ये इस खबर को दबाने में लगा रहा, ये कहा कि नहीं उनको तो बहुत सारी बीमारियां थी। हम इनकार नहीं करते, डॉक्टरों को ज़्यादा पता होगा, बहुत सारी बीमारियां थी, लेकिन उन बीमारियों के बावजूद क्या किसी को यह हक है कि आकर कोई NICU में आकर बच्चों को कुतर दे? ये एक सर सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे सवाल है कि MY अस्पताल, जो कि इंदौर का बहुत बड़े अस्पताल में से जाना जाता है, हज़ारों लोग दिन भर के आते हैं, वहाँ ऐसी व्यवस्था है कि चूहे, मतलब जो वीडियो देखा वो बड़ा शॉकिंग था कि किस तरीके से वो NICU में जो बच्चा है उसकी मशीन पे जाके उसको, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। और इसके प्रति हमको जवाबदेह बनाना है, क्योंकि इस प्रदेश में ठीक है आज नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने सवाल उठाया, लेकिन क्या सत्ता हो चाहे प्रतिपक्ष हो, ये अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है जी। क्या ये मामला बहुत बड़ा नहीं है कि हमारे NICU में प्रदेश के सबसे साफ शहर के, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों में शुमार एक NICU में 2 बच्चों को चूहे काट लेते हैं। सर एक चीज़ आपकी जर्नलिज्म को लेके मैं देखता हूँ कि आपका स्वभाव जो है बड़ा सहज और शांत है, और आजकल का जो मीडिया का स्वरूप है वो बड़ा लाउड है, और एक मुझे बोलने में कोई ग्रेज नहीं, एक मीडिया सर्कस चल रहा है। तो आप कैसे कोप अप करते हैं? मतलब देखिए, मैं इस चीज़ को बड़ी शिद्दत से मानता हूँ। जैसे हमारे कई संपादक हैं जिनको लगता है कि अगर कोई बाढ़ की रिपोर्टिंग करनी है जी, तो हमारे साथी को पानी में तैर के रिपोर्टिंग करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरा काम ये नहीं है, और मैं ये काम बड़े बखूबी कह देता हूँ। दूसरी बात है कि अगर मुझे नाराज़गी साबित करनी है, तो जिन साथियों ने थिएटर किया है उनको पता है कि आवाज़ के मॉड्यूलेशन से, देखिए सोहित आप बहुत गलत बात कह रहे हैं, तो मुझे अपनी आवाज़ को श्रिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सोहित आपने बात सही नहीं कही, आप गलत बात कह रहे हैं। इस मॉड्यूलेशन से मैं बता सकता हूँ कि मेरी किस आवाज़ में क्या है। मैं अपने शब्दों के चयन से बता सकता हूँ। जैसे मुझे याद है जो मेरी गुरु थी विभा दीदी, तो एक बार वो लोग भारत भवन में प्रोटेस्ट कर रहे थे, हबीब साहब रंगमंडल में थे और उनके खिलाफ ही नारे लगाए जा रहे थे। तो हबीब साहब ने कह दिया कि आपको तो मुझे जूते मारने चाहिए। तो ये लोग और उग्र हो गए कि देखिए कैसी बातें कर रहे हैं, सठिया गए। हम लोग वो कह रहे हैं कि आपको तो हबीब साहब पाइप पीते थे। हबीब साहब ने पाइप निकाली और उन्होंने कहा, अरे सही तो कह रहा हूँ, अगर मैं इतना बुरा हूँ तो आपको तो मुझे जूते मारने चाहिए। तो सोचिए एक पॉज ने पूरे शब्दावली को बदल दिया। बिल्कुल। तो जब आपको अपनी भाषा पर, आपको अपने वाक्य विन्यास पर, आपको अपने स्वर के उतार चढ़ाव पर भरोसा है, तो जो कहते हैं ना, थिएट्रिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बातों से बता सकते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है। क्योंकि देखिए हम सब रोबोट तो हैं नहीं, मानवीय संवेदनाएं आती हैं बात करने में। जैसे कई बार रिपोर्टिंग के दौरान में धूमिल की कविता है जिसमें ये कहा गया है कि अपने पेशे को निभाना मुश्किल हो जाता है। तो कई सारी कहानियाँ, जैसे मैं पुंज राजौरी में था, जो जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तो एक बिटिया थी जिसके पिताजी की मृत्यु हो गई, बहुत दुखद, और वो भी 11वीं के बाद अपने नतीजों का इंतज़ार कर रही थी, और मैं भी अपने नतीजों का इंतज़ार कर रही थी, मेरी बिटिया भी। और वो मुझे फ़ोन करके रोज़ पूछती थी, पापा कब आएंगे। तो जब मुझसे बातें कर रहा था तो मेरी आंखें नम हो गई जब उसने कहा, अब मैं नतीजे अच्छा है, मैं दिखाऊंगी किसको। तो बतौर इंसान भले ही मैं कैमरे के सामने लाइव हूँ, मेरी आंखें कैसे नम हो, लेकिन उस बीच में उसको संभालते हुए खुद के लिए काम करना, ये मेरे पेशे की ज़रूरत भी है। तो इसी को करने की कोशिश जारी है।
सर आपने शुरू से मतलब आप मुंबई भी थे, हम लोग देखते थे आपको, तो आपका एक जनरली जो एक फोर्टे रहा है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे आपका हमेशा से रुझान रहा है। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे मीडिया हाउसेस ने उतना काम करना बंद कर दिया जितनी ज़रूरत थी, और जो हमारी मतलब मेरी और मेरे से बाद वाली पीढ़ी है, मेरे से पहले की भी जो जनरेशन है जर्नलिज्म फील्ड से जुड़ी हुई, वो उसको एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं देख रही है। इस पर आप अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मैगजीन है जी, वो कितना वक्त देते हैं, और जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है ना उसमें वक्त लगता है जी। आपको तमाम कागजात खंगालने हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, आपको हर चीज़ को बैकअप देना है मतलब अपने तथ्यों से, और तो इसमें वक्त लगता है जी। ये मैगी नूडल्स नहीं है। तो जो प्रारूप हमने बनाया है कि हम 5 बजे या 7 बजे या 9 बजे 4 लोगों को बिठाकर उनके साथ बहस कर लें, वो बहुत सस्ता प्रारूप है जी। उसमें कोई दिमाग नहीं लगता, उसमें आपको कोर्ट कचहरी के खतरे नहीं उठाने पड़ते जब तक कोई किसी को झापड़ मार दे और गालियाँ दे दे। ऐसा भी होने लगा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन ऐसा भी होने लगा है। तो इस मॉडल में वक्त लगता है, इस मॉडल में मतलब दोनों तरफ से निवेश होता है। आपको कई कागजात निकालने हैं, आपको कहीं जाना है, घूमना है, देखना है जी। तो ये चैलेंजिंग तो है और मैगी नूडल्स नहीं है, इसमें आपको वक्त लगाकर काम करना होता है। मुझे लगता है जो आसान तरीका है उसको लोग ज़्यादा चुनने लगे। तो चैलेंजेस तो हैं, लेकिन यही है कि यही कहानियाँ करने में अच्छा लगता है। बट लेकिन कहीं ना कहीं पहले एक तहलका मैगजीन हुआ करती थी, या बहुत हर चैनल कुछ ना कुछ एक ऐसी रिपोर्ट पेश करता था जो एक्सक्लूसिव स्टोरी हुआ करती थी। लेकिन आज के चैनल्स अगर हम देखें तो आप अगर सुबह आज 312 पर कोई चैनल देख रहे हैं, 314 पर दूसरा देखेंगे तो ऑलमोस्ट वही खबरें को रिपीट हो रहा है, कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी नहीं कर रहा है। तो क्या मतलब क्या एंड है या आगे कुछ होगा इसमें, या ज़रूरत है संस्थानों को जो पत्रकारिता पढ़ा रहे हैं कि अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से ट्रेन करें कि भाई वो सवाल पूछे, जो सिस्टम है उसमें अंदर से चीज़ें निकाले, क्वेश्चनिंग करे। तो इसकी क्या कहीं आपको लगता है कि ज़रूरत है बताने की? ज़रूरत तो होगी। देखिए वक्त के साथ सबसे अच्छी बात है, वक्त अच्छा हो या बुरा हो टिक के नहीं रहता, बदलता ही रहता है। तो चर्निंग का जो प्रोसेस है वो चलता ही रहेगा, और जो बड़ी कहानियाँ हैं मतलब जिन पर आपने मेहनत की है वही दुनिया को बदलता है। मुझे याद आता है कि हमारे संस्थान जैसे ही हमारे कमाल खान सर थे, और इन पर भी मैं आऊँगा, मैंने क्वेश्चन कमाल सर के तो आप ये सोचिए कि अयोध्या में राम मंदिर बनता है, कई सारे चैनल जाते हैं, रिपोर्टर्स की फौज जाती है, बड़े बड़े कैमरे, ड्रोन और बहुत सारी नई तकनीकों के साथ आलिशान मंच बनाए जाते हैं, लेकिन कमाल सर की हुई 15-20 साल पुरानी कहानी वायरल होती है जी, क्योंकि वो कहानी थी। बिल्कुल, वो एक उस रिपोर्टर की कहानी थी जो एक अलग धर्म को मानते थे, लेकिन वो कैसे राम को देखते थे। जब मैं कह रहा हूँ तो मैं अंदर से मैं समझ पा रहा हूँ कि वो कैसे देखते थे, और दुनिया आज भी उसी रिपोर्टर की उस कहानी को समझती है और इसीलिए वो वायरल होते हैं। कमाल सर दुनिया में नहीं है, लेकिन जो कहानी वो कह कर गए वो आज भी वायरल होती है। आप वो तमाम दुनिया के 360 में ग्राफिक्स बना लीजिए, ड्रोन उड़ा लीजिए, लेकिन वो कहानी कहने का शौक तो नहीं हासिल कर पाएंगे। उसके लिए तो आपको कमाल सर वाली ट्रेनिंग ही लेनी होगी। बिल्कुल। अब कमाल सर की अब एक क्वेश्चन का क्रम है, मैंने एक लिखा हुआ था कि हम लोग बचपन से जब न्यूज़ चैनल देखते थे तो मुझे बड़ा इंट्रीगिंग लगता था कमाल सर को, क्योंकि यूपी की रिपोर्टिंग अधिकतर एनडीटीवी पे वही करते थे, और उनका एक जो लहजा था, सबसे बड़ी बात उनके पास हर खबर को एंड करने के लिए या तो कोई ना कोई शायरी या कुछ कविता की पंक्तियां रहती थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य उस समय लगता था कि इस व्यक्ति के पास कितना नॉलेज है, और उनको इस चीज़ की भी समझ है कि किस खबर में कौन सी कविता या कौन सी शायरी फिट बैठेगी। तो आपने क्योंकि लंबे समय उनके साथ काम किया, यू वर इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, तो आपके मन में कमाल भाई को लेकर क्या यादें हैं और क्या? कमाल के थे जी बिल्कुल। हमारा एक बार हुआ था कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की सूचना मुझे नहीं दी जा रही थी जी। तो मैंने रवीश जी को ये बात बताई, तो उन्होंने कहा कमाल भी बता रहे थे कि तुम लोग एक काम करो, तुम लोग बात कर लो, मैं कल ये शो करूँगा तुम दोनों के साथ में जी। तो मैंने कमाल सर को फ़ोन किया, मैंने कहा कमाल सर ऐसे ऐसे, तो हमारी बात हुई और हमने कहा अच्छा ठीक है, सुबह एक बार रवीश जी से भी जुड़ जाते हैं
और प्लान कर लेते हैं कैसे करना है। सुबह 6 बजे के आसपास हमारे पूर्व संपादक थे पटना में मनीष सर का फ़ोन आया, अनुराग बहुत दुखद है कि कमाल नहीं रहे। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, फालतू की बात कर रहे हैं, मेरी रात में बात हुई है। क्योंकि सहसा आपको विश्वास ही नहीं होता ना, आप जिस शख्स से आपने रात में बात की, कमाल सर इतने फिट थे, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ जी। मैंने कहा नहीं सर मेरी रात में बात हुई है। बोले नहीं ऐसा हो गया। फिर थोड़ी देर बाद जब हमने सुना तो दिल ही बैठ गया, मतलब कहते हैं ना विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रात में बात की, आज तो प्रोग्राम का वादा था। मतलब उस चीज़ को आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे कि अरे ऐसा हो ही कैसे सकता है जी। तो मतलब क्या ही कहूँ, मतलब जैसा आपके अनुभव थे सोहेल, लगभग वैसे ही हमारे भी थे। जब हम पढ़ रहे थे, जब हमने इस पेशे में कदम रख दिया, 3-4 साल और काम कर लिया, कभी सोचा नहीं था। फिर उसी संस्थान में थे जहाँ कमाल सर थे, तो काफ़ी लंबा साथ रहा। वो क्योंकि अलग ब्यूरो में थे, मैं अलग ब्यूरो में था, तो ऐसा नहीं था कि रोज़ का तो उठना बैठना नहीं था, लेकिन ये था कि किसी न किसी मंच पर मिल जाना, किसी न किसी मौके पर बात हो जाना, और हमेशा उनको देखते रहना। और जैसे आप प्रभावित थे जी, वैसे हम सब उनसे थे। और मुझे लगता है इस देश के कई लोग थे, उनकी प्रेरणा थे कमाल सर। बिल्कुल सर मैं वापस उसी पॉइंट पे आऊँगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एक अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। RTI एक चीज़ आई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो पत्रकारिता मुझे ऐसा लगता है RTI, कोई पत्रकार अगर RTI लगाता है तो उसको बड़े दोयम दर्जे या नज़रों से देखा जाता है। बट क्या आप लोग यूज़ करते हैं कभी RTI कागज़ निकालने? क्योंकि कई बार ऐसा होता होगा कि अधिकारी या जो विभाग है वो आपके साथ इन्फॉर्मेशन साझा ना कर पाए, तो कभी RTI को आप लोग यूज़ करते हैं अपने? ये है तो बहुत अच्छी चीज़ सूचना का अधिकार, क्योंकि इसके ज़रिए लेकिन हमारे यहाँ पहले एक नियम था हमारे संस्थान में कि हम व्यक्तिगत तौर पर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं मांग सकते हैं। तो इस वजह से हमने व्यक्तिगत तौर पर तो कभी नहीं मांगा, लेकिन कई सारे साथी ऐसे हैं जो सूचना के अधिकार के तहत उन्होंने काम किया, तो उन्होंने जो दस्तावेज जुटाए उसके ज़रिए खबर हमने ज़रूर बनाई। पर हमारे यहाँ इस चीज़ की बंदिश थी कि हम व्यक्तिगत तौर पर पार्टी नहीं बनेंगे जी। क्योंकि ऐसा बोला जाता था पुराने लोग कि वो पत्रकार ही क्या जिसके सोर्स ना हो, और फिर उसको RTI। नहीं सही बात है, लेकिन देखिए वही कि ये तो बदलता रहता है ना जी। जो परिभाषाएं किसी वक्त में गढ़ी गई, जैसे आज हम लोग 3 मोबाइल पर भी शूट कर रहे हैं। पहले इसके लिए बड़े बड़े कैमरे लगाए जाते हैं, बाहर एक ओबी वैन खड़ी रहती है अगर लाइव करना है, तो अब तो छोटे से बैकपैक में की भी ज़रूरत नहीं, अगर बैंडविड्थ अच्छा है तो मोबाइल से आप कर सकते। तो बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारी तकनीक वक्त के साथ बदलती रहती है। सर जैसे आप ये स्टोरीज करते हैं, तो कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके मन में रहता है कि इस स्टोरी का कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि आप एक मीडिया आउटलेट से जुड़े हुए एक संस्थागत ढांचे में काम कर रहे हैं, तो कहीं बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि ये स्टोरी कर तो रहा हूँ लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस संस्था पे क्या होंगे, या फिर कर देते हैं कि देखा जाएगा अब जो होगा? नहीं, कभी नहीं। मैंने अगर मेरे संपादकों ने ग्रीन सिग्नल दिया तो मैं कहानी कह देता हूँ। भाई वो जिम्मेदारी उस कुर्सी की है जिन्होंने अप्रूव किया है, और मेरे ख्याल से इस बात के लिए ही वो वहाँ पर हैं। और अगर उन्होंने मना कर दिया तो नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई कोई भी कहानी हम संस्था के लिए तौर पर कर रहे हैं। हम एक तंत्र में तो काम करते ही हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन एक तंत्र तो है। तो उस व्यवस्था के तहत अगर कहानी करने की इजाज़त मिली है तो मुझे कभी कोई भय नहीं हुआ। तो कभी जब जैसे किसी संपादक ने मना कर दिया कि कहानी अनुराग नहीं करनी है, तो इनसे कोई अरे कई बार झगड़े होते हैं। जैसे मुझे याद है कि जब वो कोरोना के वक्त में जब वैक्सीन ट्रायल को लेकर के बात हो रही थी, तो मेरे पास 11 लोगों के मौत की फाइल हाथ लगी थी, और बड़ी मुश्किल से हमने एक केस स्टडी ढूंढ निकाली टीला जमालपुरा में। बाद में वो कहानी बहुत सारे लोगों ने उसको कवर किया था, और उस कहानी को लेकर अंग्रेजी और हिंदी सारे संपादकों के कई सवाल थे। हमने 7 दिन 8 दिन लगाए, लेकिन वो जो महिला थी उनके बच्चे के दिल में छेद भी था जी, और वो बहुत रोई थी, दीपक मरावी। और मुझसे वो मतलब मुझे ना रोज़ हॉन्ट करता था वो कि वो कहानी कब जाएगी। इस वजह से नहीं कि वो कहानी हमने बड़ी मेहनत से की और इसलिए वो कहानी जानी चाहिए। एक दिन मैंने रवीश जी से कहा कि अगर आज ये कहानी नहीं जाती है सर, तो मैं ट्विटर पर इसके टुकड़े ले जाऊंगा, भले ही आप लोग इसको मेरा इस्तीफ़ा मांग लीजिए। तो उन्होंने अपने उनके कोई मित्र थे जो इस पर काम करते थे कि वैक्सीन और तमाम चीज़ों को लेकर के जो एक तरह से, तो उन्होंने उनसे बात की। फिर मेरी कहानी का अंग्रेज़ी का तर्जुमा मांगा, फिर उनको लंदन में वो भेजी गई। तो उन्होंने कहा नहीं गुड टू गो, तुम्हारे रिपोर्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, कोई इस पर
शक और सवाल नहीं है। पर वो कहानी जैसे ही चली बहुत तहलका मचा। फिर जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी थी उसने नोटिस भेजा और उसका जवाब दिया गया, और काफ़ी सारी दुनिया में फिर उसको फॉलो भी किया गया। बाद में हमारी एक साथी ने जानकारी ली और उनकी जो कहानी थी उसको लैंसेट ने भी रीट्वीट किया, तो बहुत उन कहानियों पर हंगामा हो। तो कई बार कहानियों को लेकर आपको लड़ना भी पड़ता है। सर आपको लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए जर्नलिज्म में। अभी एक नैरेटिव हो गया, सेट हो गया है कि जर्नलिज्म बिफोर 2014 एंड आफ्टर 2014 एक नैरेटिव सेट है। तो ये मतलब अभी से है कि शुरू से जर्नलिज्म ऐसा था? इस पर क्या आपका? ये सवाल कई बार मुझे लगता है कई वरिष्ठों से भी पूछा गया और हम जैसे लोगों से भी पूछा गया। मुझे कभी, मैंने कहा ना कि मुझे कभी कोई इसमें, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर आप अपनी कहानी कहने का शऊर आपके पास है, आपके पास तथ्य हैं, आप संवैधानिक दायरे में काम करते हैं, तो 2014 हो या 2014 का बाद हो या इसके बाद के भी बाद हो, जब तक हम लोग इस पेशे में रहेंगे किसी किस्म का कोई भय नहीं है सोहेल जी। ये ठीक है कि जहाँ आप काम कर रहे हैं उनमें क्या एपेटाइट है इन खबरों को लेकर के, हम कर रहे हैं। बट क्या आपको ऐसा लगता है सर कि 2014 के बाद या पहले, मुझे तो नहीं पता, लेकिन 2014 के बाद मीडिया संस्थानों पर दबाव सरकारों का बढ़ा है, या पहले भी हुआ करता था, चाहे इंदिरा गांधी के ज़माने में हो या कांग्रेस के ज़माने में? सुना है जी, इमरजेंसी का वक्त हो चाहे और भी पहले का वक्त हो, सच हमेशा अप्रिय होता है सोहेल जी। अगर आप अपने घर में जाएं, आपके माताजी या विवाह के बाद पत्नी हो और मान लीजिए उन्होंने बड़े प्यार से कोई सब्ज़ी बनाई लेकिन उसमें नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया, और उन्होंने आपसे पूछा कि कैसी बनी है जी। आपने अगर ये कह दिया कि अच्छी है पर थोड़ा सा नमक जो है ना ज़्यादा हो गया है जी, तो आपको पक्का यही सुनने को मिलेगा यार तुमको मेरे हाथ का कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अब ये बड़ी धर्म संकट की स्थिति है। तो जब भी आप सच, जैसे मैंने आपको जब वो कहानी का जिक्र किया पोषण आहार वाली, तो पूरी सरकार उसको लेकर ऑफेंसिव थी कि ये तो ड्राफ्ट रिपोर्ट है। अभी सीएजी ने उसको कंफर्म कर दिया कि हाँ घोटाला हुआ 3 साल बाद। तब क्या कार्रवाई हुई? बिल्कुल। क्या किसी अधिकारी, किसी मंत्री को तत्कालीन एसीएस को जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनको सजा दी गई? बिल्कुल। या तत्कालीन मंत्री जी के बारे में कुछ कहा सरकार ने? वो तो चुप होकर के बैठ गए। तो यही स्थिति हमारे साथ भी है। सच हमेशा अप्रिय होता है, तो व्यवस्था को भी क्यों प्रिय लगेगा वो? मतलब आपके हिसाब से हमेशा सरकार वैसी ही थी जैसी चाहे पहले हो? हमेशा उसका आचरण वैसा ही रहा है। डिग्री का फर्क है, रवैये का फर्क है, और उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है उसका फर्क है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 2014 से पहले राहें बहुत आसान थी और 2014 के बाद बहुत मुश्किल हो गई। जैसी मुश्किलें रही हैं, अब उसकी डिग्री या उसको लेकर के जो परसेप्शन बनता है वो अलग अलग रह सकता है। बिल्कुल। लेकिन पत्रकारों के लिए राहें बहुत आसान रही हो और बहुत सहज रहा हो सरकारों का रवैया, मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा कभी मुझे कम ही रहा है। नहीं। हाँ सर, मैं बात करूंगा क्योंकि आप एनडीटीवी के साथ लगभग बहुत लंबा आपने शुरुआत 18-19 साल हो गए। पीटीआई उससे पहले भी मैंने कुछ बताया, कुछ वक्त ईएमएस में भी, फ्री प्रेस, कुछ हिंदी मेल, बहुत छोटा अरसा, 1 साल ऑल इंडिया रेडियो, फिर पीटीआई, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्टार न्यूज़ और एनडीटीवी के साथ लंबा अरसा हो गया। सर, एनडीटीवी को लेके मैं एक पूछना चाहूँगा सवाल, क्योंकि आपने जिन लोगों के साथ एक बहुत लंबा टाइम जिन भी जर्नलिस्ट के साथ काम किया, एनडीटीवी मुझे लगता है कि एक इतनी बड़ी नर्सरी थी जिसने आज नेशनल और इवन स्टेट लेवल पे बहुत अच्छे पत्रकार देश को दिए। तो अब वो चले गए, तो कहीं ना कहीं उनको मिस करते हैं या उनसे बातचीत होती है, उनसे टच में है? नहीं, वो तो परिवार है। मतलब आप जैसे परिवार में बात करते हैं, मैंने जिन अपने सीनियर्स का जिक्र किया, चाहे रवीश जी हों, चाहे मनीष जी हों, चाहे मेरे और कई साथी हैं मुंबई ब्यूरो के, हमारे धर्मेंद्र था, अजय हैं, बहुत सारे साथी हैं, और सुनील जी हैं, लगातार इनसे बात होती रहती है। और देश भर के और ब्यूरोज़ में जैसे कलकत्ता में मुनी मैम थी, ये सारे बहुत अपने आप में बड़े स्थापित नाम हैं, इन सबसे लगातार बात होती रहती है। केसवानी सर जब मैं आया तो मतलब देश विदेश के एक वैसे नाम जिनको भूला नहीं जा सकता, केसवानी सर का बहुत वो रहा, प्रेम रहा। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनसे लगातार बात होती रही, उनको मिस भी करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा। सर, एनडीटीवी फ्रॉम प्रणय रॉय, श्रीनिवासन जैन, रवीश कुमार, निधि राजदान टू राहुल कंवल, संजय पुगालिया और अभी शुभांकर मिश्रा भी एनडीटीवी से जुड़ गए।
तो क्या अंतर देखते हैं ट्रांजिशन का, और क्या अंतर आया एनडीटीवी में? सबके काम करने का तरीका अलग अलग है। पहले के संपादकों में जिस तरह से वो कहानियों को कहने के लिए वक्त होता था, सबका नज़रिया अलग है, क्योंकि सबके साथ अपने अपने मैंडेट्स होंगे, सबको अपने अपने हिसाब से चैनल चलाना है। तो उस हिसाब से जो एडिटोरियल हैं आपको तय करना है कि आप अलाइन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं जी। तो कई चीज़ें चल रही हैं, जैसे मैंने कहा चर्निंग का प्रोसेस है, वक्त कोई सा भी हो तो सब अपनी अपनी एक सोच लेके आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि संपादकों पर ही ये जिम्मेदारी है कि चैनल को आर्थिक रूप से या चैनल को की जो रीच है उसको कैसे बढ़ाना है। तो अपने मैंडेट है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं, तय करते हैं। सर, एक जो आपने जितने सारे नाम मैंने अभी लिए, तो आपका कौन सा फेवरेट जर्नलिस्ट है या ऑल टाइम, या आपने जिनसे बहुत सीखा हो? क्योंकि एक होता है सब किसी से लगाव होता है, नहीं तो कई एक धारणा रहती है कि यार ये बहुत परेशान करते हैं। जाहिर सी बात है, जो पहले जैसे हम डॉक्टर प्रणय रॉय थे जी, तो सर का ऑरा ही ऐसा है कि उनके आसपास जाकर आपको लगता है कि आप कितने समृद्ध हो गए। बिल्कुल। और कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम, जो हमने बचपन में ही एक श्लोक पढ़ा है, तो जिसमें जितनी विद्या होती है वो इतना विनयशील होता है। तो डॉक्टर रॉय का ऑरा ही ऐसा है कि उनके आसपास जितने लोग थे जो उनसे समृद्ध हुए होंगे, चाहे रवीश जी हों, चाहे फिर श्रीनिवासन जैन सर हों, तो इन लोगों के आसपास रह के आप बहुत समृद्ध महसूस करते हैं। संजय सर की बात, चूँकि संजय सर बहुत पहले से ही मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शुरुआत की थी तो स्टार न्यूज़ और फिर वो चले गए थे आवाज़ में, तो तब पुराना, हाँ जी, पुराना साथ है जी। राहुल कमोवेश हम लोगों के उम्र के हैं और उनकी एक अपनी ऊर्जा है, उस हिसाब से काम करते हैं, तो उन लोगों के साथ बहुत वक्त गुजारा है। तो एक उनका सलीका या कह लीजिए उनके में बहुत कुछ सीखने को मिला। एक मतलब फिर मैं उसी में आऊँगा कि 2014 के बाद से बहुत सारे पत्रकारों ने एक फॉर्मेट चेंज कर लिया, या तो उनको कहने की आज़ादी उनके चैनल या उनके मीडिया हाउसेस ने नहीं दी, तो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म एक खड़ा हो गया पिछले 8-10 सालों के टाइम पीरियड में। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाए कि ये जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म है थ्रू यूट्यूब या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये जो कन्वेंशनल मीडिया हाउसेस हैं उनके लिए आने वाले दिनों में चुनौती है? नहीं, मुझे लगता है जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था तब भी ये बात कही जा रही थी कि क्या अखबार बंद हो जाएंगे जी। ऐसा नहीं हुआ, आप खुद इसके गवाह होंगे सुहेल, कि अखबारों की संख्या भी बढ़ी, पाठक भी बढ़े। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि न्यूज़ आप कैसे कंज्यूम कर रहे हैं इसको लेकर, अब जिसको आप कह रहे हैं कि ये मान लीजिए ट्रेडिशनल मीडिया है या न्यूज़ मीडिया पुराना है, उनके भी तो अपने यूट्यूब चैनल हैं, उसमें भी सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं, उसको भी लोग देख रहे हैं। जिनको कुछ और साथियों को देखना है जो यूट्यूब पर चले गए हैं, उनकी भी लगातार उनके भी दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब कोई एक दूसरे को काट नहीं रहा है जी। आप विस्तार से देखते हैं उन लोगों को, अपने साथियों को, जैसे शुभांकर ही हैं, वो बहुत अलग तरीके से खबरें पेश करते हैं। तो एक नया तरीका है, एक नया कलेवर है, और मुझे लगता है कि हर उम्र में सबको एक दूसरे से परस्पर सीखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो एक नई ऊर्जा लेकर के अलग अलग कुछ साथी, जिन्होंने बस यही है कि यूट्यूब वगैरह चूँकि वो कई लोग अपना पर्सनल चलाते हैं जी, तो जब हम किसी संस्थान में काम करते हैं उसके कुछ नियम कायदे कानून हैं, और जब आप अपना संस्थान चलाते हैं, भले यूट्यूब के माध्यम से चलाएं, तो आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं। मैं सर आपकी शुरुआत पे आना चाहूँगा लाइफ फेज के। कब लगा आपको कि पत्रकार बनना है? मैं कहता हूँ ना कि बहुत असमंजस वाला इंसान था। कभी लगता था कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग करनी है, कभी लगता था नहीं मैं वकालत अच्छी कर सकता हूँ, तो बहुत लंबे वक्त तक मुझे लगा कि नहीं मैं अच्छा थिएटर आर्टिस्ट बनना है मुझे। फिर मुझे लगा कि यार नौकरी शुरू कर ली जाए, और उस दौर में पीटीआई के लिए फॉर्म वॉर्म निकलते थे, बाकायदा परीक्षा होती थी, और मैंने फॉर्म भरा, परीक्षा दी। कई लोग मतलब बिल्कुल बड़े सेंटर की तरह अलग अलग सेंटर्स पे परीक्षा होती थी, वहाँ नौकरी मिल गई, और उसके बाद से फिर ये सफ़र चलता गया। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि सफ़र जिस रास्ते पे ले जाएगा, अब इसके बाद अगर कुछ और लिखा होगा तो उधर चल देंगे। पीटीआई, बीबीसी, स्टार, ईएमएस, एनडीटीवी, फ्री प्रेस, आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस जब करते हो एज अ जर्नलिस्ट, तो कैसे देखते हैं अनुराग द्वारी अपने आप को? मतलब एक ठीक लगता है मुझे ये इंसान। मुझे लगता है कि उसमें संवेदनाएं हैं, और
सच बोल लेता है जी। और बहुत ज़्यादा घबराता नहीं, कभी कभी थोड़ा भावुक इंसान है जी। और लगता है कि ठीक ठाक ज़िंदगी निकाल ली है। नहीं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं कि बस और स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। आप अपनी की हुई खबरें वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सोहेल हमेशा ही रहता है, जब अपनी की हुई खबरें भी दोबारा देखते हैं तो लगता है कि यार कुछ ऐसा भी कर लेता। कई सारे साथी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रिंट की दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में, उनको देखता हूँ तो लगता है यार काश ऐसे शब्द आ जाते या ये तथ्य निकाल कर ले आता। तो वो तो हमेशा ही अपनी खबरों को दोबारा देखिए तो जैसे परीक्षा में होता था अपनी कॉपी दोबारा, अरे यार ये भी पढ़ा था, भूल जाता, ये लिख देता, तो ऐसे स्केच पेन से इसको थोड़ा सजा लेता। तो वो लगता ही रहता है हमेशा। सर कभी लगा कि आपने इतने साल रिपोर्टिंग कर ली, अब फील्ड रिपोर्टिंग बहुत हो गई, हम भी बोल तो अच्छा लेते हैं, चलो एंकरिंग करेंगे, आप अंदर शो होस्ट करेंगे। एक ही ये चीज़ है जो विधा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि मैं बतौर फील्ड रिपोर्टर या डेस्क रिसोर्स ही अच्छा हूँ। पता नहीं, मतलब हो सकता है बहुत सारे कोई विशेष कारण इसका कि अंदर नहीं, ऐसा नहीं है। बट मुझे लगता है कि मैं होता ना कि वो टेलीप्रॉम्प्टर की खबरें पढ़ने से अच्छा है कि मैं सहजता से जितना खुद के लिए अपनी कहानियों पे काम कर सकता हूँ, तो मुझे मतलब कोई बुराई नहीं है। और मुझे लगता है कि बतौर एंकर मैं आज भी उतना परिपक्व नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो सूत्रधार है, जो एंकर है, वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है और उसमें बहुत सहजता होती है, बहुत सारी चीज़ें समझ पाता है दुनिया की। जैसे मुझे आर्थिक विषयों की बहुत अच्छी जानकारी नहीं है या और भी कई सारे विषय हैं जो शायद मैं ठीक से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता हूँ आज भी, तो मुझे लगता है मुझे भी और पढ़ने, समझने और दुनिया देखने की ज़रूरत है। सर आपने प्रोफेशन जब शुरू किया 20 साल 23 साल पहले, मुझे लगता है तब भी पत्रकारों की आय उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब जो एक इनकम इस फील्ड में बहुत ही कम, 1,500 से शुरुआत हुई। तो आप अभी भी मतलब जर्नलिज्म एज अ प्रोफेशन बहुत अंडरपेड प्रोफेशन माना जाता है। बाकी देशों की तुलना में करें तो भारत में तो बहुत ही अंडरपेड है। तो क्या कारण लगता है मतलब इसमें, क्योंकि बहुत सारे पर्क्स भी कोई जर्नलिस्ट को नहीं मिलते हैं, तो क्यों एज अ परस्यू करे जर्नलिज्म यंग लोगों में? क्या ऐसा? देखिए, कई सारे ऐसे पेशे हैं जिसके बारे में बात कही जा सकती है कि क्यों परस्यू करें जी। कई सारी चीज़ें तो एक्सीडेंटल होती हैं कि नहीं वो आप तो वहाँ चले गए। कई सारी चीज़ें शौकिया भी होती हैं। आप जब पत्रकार बनते हैं आपको पता होता है कि हिंदुस्तान में किस सैलरी स्लैब में आपको जाना है। बिल्कुल, तो वो तो आपका लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं इस और सरकारों को और इवन इंस्टीट्यूशंस को ध्यान देने की जरूरत है? अब जैसे प्रिंट में तो मजीठिया आया ही, और दुनिया भर में मैंने पढ़ा है कि जो अच्छे न्यूज़ रूम हैं वो ये फॉलो करते हैं कि अगर ट्रेनी की तनख्वाह मान लीजिए 25,000 है तो संपादक की उसे 4 गुना से ज़्यादा नहीं हो सकती। हिंदुस्तान में मुझे लगता है बहुत असमान है ये, और इस पर काम होना चाहिए। इतनी असमानता ठीक नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि किसी साथी की तनख्वाह, जैसे हमारे स्ट्रिंगर्स की तनख्वाह या पर स्टोरी जो हम उनको देते हैं, ये बहुत असमानता है उसमें। और किसी भी बात में उनको झिड़क देना या उनको ये बता देना कि वो संस्थागत नीतियों का हिस्सा नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो ये सवाल पूछने का मेरा एक और कारण ये भी था क्योंकि आप भी फील्ड में हैं, तो आपको भी लगता होगा कि जो पहले यूथ आता था जर्नलिज्म प्रोफेशन को एज अ, तो अब वो पिछले सालों में कहीं ना कहीं एक कमी तो आई है और हर संस्थान इस कमी से जूझ रहा है। एकदम आपसे 100% सहमत हूँ आपकी बात से। और बड़ी वजह ये भी है कि भाई जो आपने कहा जी, अगर उनको लगता है कि उनकी ज़रूरतें इसके ज़रिए पूरी नहीं हो सकती हैं तो वो अलग अलग विकल्पों को भी चुन रहे हैं। आप, मैंने जैसे अपने इंट्रो में भी कहा कि आपको रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला, तो क्या पहली फीलिंग थी जब मिला? और पता था आपको कि जब स्टोरी आप करने वाले थे कि आपको ऐसा कुछ अवार्ड? नहीं, कभी पता नहीं था, क्योंकि वो मैंने कहा कि नर्सिंग स्कैम भी अकेले मैं तो कर नहीं रहा था, बहुत सारे साथियों ने की। ये था कि हमने उसको लंबे वक्त तक उस पर काम करते रहे हम लोग। तो अच्छा लगा जब आया था, क्योंकि ये साल थोड़ा सा कठिन गुजर रहा है। पिताजी की भी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ बहुत करीबी रिश्तेदारों की मौत हो गई, तो ये साल कुछ अच्छा गुजरा नहीं। तो कुछ जब अच्छी खबरें आई तो मन थोड़ा सा खुश हुआ कि थोड़ा ठीक किया। मैं अपने व्यूअर्स के लिए जानना चाहता हूँ कि क्या प्रक्रिया रहती है रामनाथ गोयनका की? बहुत सारे जर्नलिस्ट भी अब इसको देखेंगे। 2% अवार्ड मुझे लगता है कि भारत की मीडिया में है, और एक और जो लोक जतन जो यहाँ के मध्य प्रदेश में मुझे बहुत प्रतिष्ठित लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ईमानदार साथियों की कोशिश है जिनको मैं बहुत मानता हूँ। तो दूसरा रेडिंग और रामनाथ दोनों आपको मिले इत्तेफाक से। जी बिल्कुल, सौभाग्य रहा मेरा
तो प्रक्रिया वही है कि आप अप्लाई करना पड़ता है तो संस्था के तौर पे कीजिए या खुद के व्यक्तिगत तौर पर। मेरे ख्याल से अप्रैल मई के आसपास इनकी वेबसाइट्स पर प्रकाशन हो जाता है। तो आपको अपनी प्रविष्टियाँ देनी होती हैं। कई बार संस्था देती है, जैसे मैंने पिछली बार, मैं अपने तौर पे नहीं देता हूँ, मेरी संस्था ने ही भरा था। और संस्था के तौर पर उनको बताया जाता है कि आपकी अवॉर्डी जिनका आपने एंट्री भेजी थी वो एंट्री जूरी ने चुनी है, और उसके बाद आपको भी फ़ोन आता है कि आपको मिल रहा है, आपको फला तारीख को आना है। पर इस दौरान आप किसी को बताइएगा मत। अच्छा, जब तक आपको अवार्ड जब तक अनाउंस नहीं हो जाए। सर, आपने इतनी सारी स्टोरियाँ करी, मुंबई में भी करी, एमपी में भी आप लगातार स्टोरियाँ कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कि अनुराग द्वारी को किसी ने धमकी वगैरह दी हो या कोई प्रलोभन दिया हो कि? हाँ, प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर भी कई बार ऐसा। तो फिर इन चीजों से कैसे अनुराग द्वारी अपने आप को दूर रख पाते हैं या कैसे कोप अप करते हैं इन सब चीजों? मैं हंस के टाल देता हूँ धमकी तो, क्योंकि एक बहुत डिफिकल्ट चॉइस है आपको, मुझे ऐसा लगता है इंडिविजुअल आपके कैरेक्टर में उतना दम होना चाहिए। देखिए, मैं वही कहता हूँ कि वो आपको एक जो नैतिक बल होता है ना, जब आप सही रहते हैं तो कहते हैं ना कि मैन कैन मेक एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, मैन कैन नॉट मेक द मैन इन द मिरर। राइट। तो वही बात आ जाती है कि जब आप अपने आप से, आपको मालूम है कि आप आंखों में आंखें डाल के कह सकते हैं कि मैंने नहीं किया है, और उस वक्त आपकी पलकें न झपकें, तो आपको पता रहता है कि जो आपकी सच्चाई की ताकत है वो कितनी, और आप कितना लड़ सकते हैं। तो ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि अभी तक लड़ता आया हूँ और किसी से कोई नहीं। सर, उम्मीद है आगे भी आप ऐसे ही लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, वो जब तक रहूँगा इस पेशे में ऐसा ही रहूँगा। मैं सर कई ऐसे जर्नलिस्ट को जानता हूँ जिनको नेता देखते हैं और दूर हट जाते हैं, या उनकी माइक आईडी देख के मना कर देते हैं कि मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो ऐसे कोई नेता है जो अनुराग द्वारी को देख के, उनकी माइक आईडी देख के मना कर देते हैं? हाँ, कुछ नेता, क्योंकि एक पर्सनल विंडिक्टिवनेस पिछले कुछ सालों में डेवलप हो गई। मेरा हमेशा मानना है कि देखिए, मैं अगर मेरे उनके साथ ड्राइंग रूम वाले रिश्ते हो गए ना तो मैं खबर नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। तो ये जरूर हो सकता है कि आज का जो परिदृश्य है उसमें अगर आपके नेताओं से अच्छे रिश्ते, सही रिश्ते नहीं है, तो माना जाता है कि अरे क्या पत्रकार है यार, ये तो उसको जानता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं नहीं जानता क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है ना। अगर मेरे आपसे रिश्ते बहुत अच्छे हैं तो कल को अगर ऐसी कोई कहानी है तो उसको कहने में मैं सोचूंगा यार सोहेल तो छोटे भाई जैसा, यार कैसे करूं, छोड़ देता हूँ, या थोड़ा सा सॉफ्ट हो कहीं ना कहीं। मतलब वही बात हो गई कि डॉक्टर अपने पेशेंट से अगर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा तो मेरा मानना है कि अगर ये चीज मैं इसका चयन करता हूँ कि नहीं, मुझे तो एक फोन कॉल करूँ, उठा के बोले, क्योंकि ये जो भाई साहब वाली संस्कृति है ना, मुझे लगता है इसने बड़ा सत्यानाश किया। भाई साहब कैसे, वो भी कहे भाई साहब कैसे है। भाई साहब वाली संस्कृति से ना बड़ा बेड़ा गर्क हुआ है। तो मुझसे अगर वो ना बात करें या मुझे ना जानते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद उनको भी नहीं पड़ता, क्यों पड़ेगा? वो भाई 10-15 लाख से सांसद और इधर विधायक या मंत्री बनते हैं, तो मैं तो उनको बनाता नहीं हूँ, या मेरे कोई कहानी कहने से भाई जिसको चुनना चुनेगी जनता जाते हैं। अब वो जनता समझे कि जिनको चुनकर भेज रहे हैं, अगर वो MI अस्पताल में बच्चों को चूहे कुतर रहे हैं और उसके बावजूद उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, वो वैसे ही बाल बना सवार के और अगले दिन गाड़ी में निकलते हैं, और वो पत्रकार भी समझे जो जाके बोलते हैं भाई साहब कैसे हैं, भाई साहब भुट्टा खा लेते हैं आपके साथ। तो पत्रकारों को भी समझना होगा, नेताओं को भी समझना होगा। हम जैसा समाज चाहते हैं वैसा ही समाज हमको मिलता है ना। बिल्कुल। अगर आपके अंदर इतनी सी भावना नहीं है कि 2 बच्चे, भगवान ना करे कल को वो आपके बच्चे होते, हाँ, आपके मन में क्या रहता है कि भाई साहब चलिए आज भुट्टा खाते हैं? बिल्कुल नहीं रहता कहीं से। आपके मन में तड़प रहती है ना। हाँ। जब इन बातों को कहने पर आपको बोलते बोलते ही गुस्सा आता है, हाँ। तो गुस्सा आपकी कलम में या आपके कैमरे के सामने आप क्यों नहीं दिखा पाते? बिल्कुल। और इसमें कोई मुझे शक नहीं है कि ये भुट्टा वाले भाई साहब कौन होते हैं और वो पत्रकार भी कौन होते हैं, उनको सोचना चाहिए। मेरे कहने भर से शायद फर्क ना पड़े, लेकिन कम से कम मैं उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगा जहाँ उन बच्चों की मौत के बाद मुझे कहना पड़े कि भाई साहब सब ठीक है और भाई साहब भी अपनी नई गाड़ी बैठ चले जाए। मुझे ऐसा पत्रकार बन के कोई मतलब आप एक लज्जा ही मिलेगी, मुझे कोई गर्व। सर, इस बात की खुशी कि एटलीस्ट यू आर प्लेइंग योर रोल, कि मैं तो जो प्रोफेशन में हूँ उसके साथ पूरी ईमानदारी अपनी ऑडियंस के लिए कर रहा हूँ। आप सर मुंबई भी रहे बहुत लंबा अरसा, फिर MP, छत्तीसगढ़, तो तीनों जगह में आपको क्या अंतर ब्यूरोक्रेसी, राजनीतिक पार्टी या सामाजिक स्तर पर दिखता है? इवन पत्रकारों में क्या अंतर आप बेसिक? मध्य प्रदेश बहुत सहज है, यहाँ के लोग या यहाँ की नेताओं में एक सहजता तो है। मुंबई की तरह भाग दौड़ नहीं है, पर मुंबई की अपनी एक सांस्कृतिक विरासत है।
जब आप मुंबई शहर में रहते हैं और महाराष्ट्र में रहते हैं तो एक बहुत रिच लेगेसी है मराठी भाषा की, मराठी साहित्य की, तो वो हर चीज़ में परिलक्षित होता है। वैसे ही मध्य प्रदेश में अपनी एक बड़ी विरासत है, बहुत सारी चीज़ों को समेटा है। तो दोनों जगहों पर भौगोलिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से फ़र्क तो है। फ़र्क है। जैसे मैंने कहा कि मध्य प्रदेश ज़्यादा सहज है, चूँकि माया नगरी है मुंबई, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी परतों में रहती है। उन परतों को उधेड़ना उतना आसान नहीं है जैसे यहाँ हो जाता है। बट सिस्टम वहाँ भी उतना ही मट्ठर है कि आप ये सोचिए ना, मुझे याद है 2012-13 में एक स्टोरी हमने की थी और बहुत दूर नहीं था, मुंबई के पास ठाणे के ग्रामीण इलाकों में, और तब हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी सरकार पर कि आप जितना कुपोषण से लड़ने में खर्च नहीं करते उतना तो आप रेडियो पर जिंगल्स दे देते हैं, उससे ज्यादा एडवर्टीजमेंट में खर्च। वहाँ के गाँव में भी आप जाके देखिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या हाल है। जो देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जो बुनियादी चीजें हैं वो वहाँ भी वैसी ही हैं जो मध्य प्रदेश में जो हाल है। और दुर्भाग्य है कि न तो व्यवस्था को फर्क पड़ता है न लोगों को फर्क पड़ता है। पत्रकारिता कैसे डिफरेंट है मुंबई? मुझे लगता है एक प्रोफेशनल अप्रोच मुंबई या महाराष्ट्र में ज्यादा होगी चीजों को। ये तो है कि भाई 3 महीने अगर बरसात में हम लोगों को याद है कि सुबह से शाम तक भीगते रहते थे, पूरे पैर पानी में पड़े हुए हैं, पूरे कपड़े गीले हैं, फिर भी आके अगले दिन या उसी रात अगर और बारिश हुई है तब भी काम करने का जुनून और जज्बा तो रहता ही था। तो वो थोड़ा सा एक प्रोफेशनलिज्म तो शहर में है, एक नियम कायदे कानून से चलने वाला वो शहर ये है। सर एमपी में आपने ऑलमोस्ट तीनों सीएम के साथ काम कर लिया। जी। रिपोर्टिंग भी और आपने उनकी कार्यशैली भी देखी, शिवराज जी, फिर कमलनाथ और फिर डॉक्टर मोहन यादव। बिल्कुल। क्या बेसिक अंतर है तीनों में? मीडिया फ्रेंडली कौन है सबसे ज्यादा तीनों में, कौन था? मुझे तो यही लगता है कि एक जो चीज़ होती है ना, शायद ये बातें उनको अच्छी ना लगे लेकिन सबको अच्छा लगता है कि उनके बारे में आप अच्छी बातें कहिए, और अगर आप ना ठीक से कहिए तो उनको बुरा लगता है। और सारा तंत्र इसी में लगा रहता है कि उनकी छवि कैसे ठीक रखी सुधारी जाए। बिल्कुल। जैसा मैंने कहा ना कि अगर बहुत चिंता होती जब आप उन भांजे भांजियों को किसी भी सरकारी आयोजन से पहले कन्या पूजन का आयोजन करते हैं, फिर आपको ये जवाब तो देना ही पड़ता होगा ना कि भाई, या आपके मन में पूछता तो होगा कि इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चियों के साथ क्यों बलात्कार हुए, सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ क्यों बलात्कार हुए? क्या ये सवाल आपको बुरा नहीं लगता? बिल्कुल है ना। वो बच्चियां कुपोषित होकर मर जाती हैं, आपको नहीं लगता कि ये जो प्रतीक हैं मेरे प्रतीक फेल्ड हैं? ठीक है, मतलब हो सकता है आपका ध्येय ये रहा हो कि समाज को इससे एक संदेश जाए, पर 18-20 साल तक अगर आप मुख्यमंत्री हैं या 25 साल तक आपके दल का शासन है, उसके बावजूद इन्हीं बुनियादी मुद्दों से लोग जूझ रहे हैं, तो फिर क्या फ़र्क है? बिल्कुल। बट तब भी कोई एक बेसिक डिफरेंस जो तीनों मुख्यमंत्री, मुझे बिल्कुल ही नहीं दिखा। जैसे तंत्र चलता है वैसे ही चल रहा है। आप बताइए ना सोहेल, आप लोग तो युवा हैं, क्या फ़र्क दिख गया आपको? कुछ भी नहीं। एक उम्मीद, मतलब एक सर, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि सिस्टम में हर 5 साल में चेंज होते रहना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली मध्य प्रदेश में वो कभी नहीं हुआ। जब कमलनाथ जी आए तो बड़ा एक शोर था, कमलनाथ मॉडल ऑफ गवर्नेंस, कमलनाथ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। छिंदवाड़ा मॉडल को उन्होंने बहुत तेजी प्रोपेगेट किया। उसी छिंदवाड़ा में उसी वक्त वहाँ के जिला अस्पताल में एक महिला थी जिनके पैर को चूहों ने आईसीयू में कुतरा था, उनको गैंग्रीन हो गया, पैर काटना पड़ा था। ये कहानी हमने जाके की थी। जी। फिर कैसा छिंदवाड़ा मॉडल? तो फिर वो कैसा छिंदवाड़ा मॉडल था? जी। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मैं कह रहा था, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने को बहुत चमचमाती सड़कें बना दी और चौड़ी सड़कें बना दी, और उन चौड़ी सड़कों पर अगर आदमी साइकिल पर शव को ढोए तो उन चौड़ी सड़कों का क्या मतलब है? बिल्कुल सर। 2020 क्योंकि अभी भी मीडिया में घूम ही रहा है, गिरने गिराने की चर्चाएं चल ही रही, तो आपके पास क्या इनसाइड नॉलेज है? क्योंकि हमारे शो का नाम भी इनसाइड एक्सप्रेस है। क्या था एक्चुअल, हुआ क्या आपके पास? देखिए, हमारे कुछ साथी हैं राष्ट्रीय मीडिया के, उस दिन मैंने दोपहर में उनको कहा कि 14 विधायक गायब हैं, तो उन्होंने कहा यार तुम बार बार पैनिक फैलाते हो। मैंने कहा नहीं था, सच में गायब है। उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया। रात को 1:30 बजे वित्त मंत्री थे तरुण भानोट जी, और मैंने पहले फ़ोन किया, मुझे 11:30 पौने 12 के आसपास मैंने पहले फ़ोन किया
किसी मंत्री को, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सब ठीक तो नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आया मेरे फ़ोन पे, पूरी सरकार जा रही है, आप लोग कुछ तो कीजिए। हमने कहा क्या हुआ क्या, तो पूरी कहानी मैंने ली और अपने यहाँ ब्रेक की। ओके। और फिर मैं पूरी मतलब मुझे लगता है 2-2.5 घंटे तक फ़ोन चलता रहा, क्योंकि मेरे पास बहुत मसाला आ गया था जी। और ये तो पता था कि सरकार गई। लेकिन वो उन विधायकों को कुछ जाके समझा बुझा के वापस लाया गया। लेकिन सुबह तक मुझे पता लग गया कि ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट दरअसल ये ऑपरेशन रंग पंचमी टाइप कुछ मामला है कि इसका सेकेंड पार्ट लेना होगा। क्योंकि मैं भी उस टाइम रिपोर्टिंग कर रहा था, तो वो होली का समय था। और सेकेंड पार्ट में वो था कि उनको बैंगलोर ले जाया गया, ये हुआ वो हुआ। तो ये सारी चीज़ें अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि मुख्यमंत्री के नाम पर भी जब बीजेपी आ रही थी तब भी सहमति नहीं थी जी। और बीजेपी के ही नेता वहाँ से अंदर से फ़ोन करके बता रहे थे कि क्या नारे लगाए गए, क्या हुआ। फिर कांग्रेस के ही तत्कालीन कैबिनेट मंत्रियों ने बताया कि क्या हुआ। फिर सरकार जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने जो मतलब उस वक्त थे, उन्होंने आके बताया कि क्या कहानी हो गई, कैसे किन नेताओं पर भरोसा रहा। पर हाँ, कुछ बातें उन लोगों ने बड़े उससे बताई, तो मुझे लगता है कि उसको मैं कभी बहुत ज़्यादा सार्वजनिक नहीं करूँगा भरोसे में। बट क्या सही में सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ जी की बीच की रस्साकशी, ऐसा कहीं लगता है? क्योंकि दिग्विजय सिंह ने तो यही, देखिए बहुत शुरुआती दौर में ही कैबिनेट मंत्री ने बताया कि कहा गया है कि मतलब थोड़े से चेक्स एंड बैलेंसेस रखने हैं जी। तो उसी दौरान समझ में आ गया था कि चीज़ें कुछ ठीक नहीं चल रही। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी स्थिति थी। ओके। हाँ, छत्तीसगढ़ में भी क्योंकि सुनते थे वहाँ 2.5 साल का फॉर्मूला। तो वहाँ के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि पुलिस अधिकारी ने कि उनको कहा गया है कि जिनको 2.5 साल के फॉर्मूले के साथ देना, उन पर नज़र रखो। और बहुत सारे वहाँ बदलाव हुए, उस अधिकारी के ऊपर भी कई कार्रवाई हुई। तो ये समझ में तो आ रहा था कि यार ये बहुत सहज तो नहीं चल रहा दोनों राज्यों में। अच्छा, मज़े की बात है, वो लोग कह देते हैं कि मीडिया की फैलाई कोई बात नहीं होती, इनके लोग खुद जो जब कहीं धुआं आग लगी होगी तो नहीं खुद सामने से बताया जाता है। बट ठीक है, हमारी पेशेगत मजबूरियाँ, कुछ चीज़ें जो बताई जाती हैं, कम से कम मैं ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का हूँ, तो मुझे लगता है कि इन बातों को बाहर नहीं, ताकि वो हमेशा वो भरोसा कायम रहे। बिल्कुल, क्रेडिबिलिटी आपकी। बिल्कुल। सर, लास्ट में एक सवाल, क्योंकि आप रिनोन्ड फेस हैं जर्नलिज्म का, बहुत सारे बच्चे आना चाहते हैं इस पेशे में और बहुत उम्मीद के साथ आना चाहते हैं, तो उनको क्या आपकी तरफ से एक गाइडेंस रहेगी कि भाई जब आओ तो ये 3 चीज़ें दिमाग में लेके? 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो आप जितनी भाषाएं सीख सकते हैं। अगर आप मराठी हैं तो आप मराठी लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि लिपि का नाश नहीं होना चाहिए। आजकल हिंदी के साथ दिक्कत ये हो गई कि हिंदी लिपि में बहुत सारे लोग हिंदी ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब आप ये बोल रहे हैं सर, उस समय अपन उस दौर में बैठे हैं जब AI टूल, तो वही कह रहा हूँ कि हाँ, तो वही कह रहा हूँ, ये आपकी सोचने की ताकत। देखिए, मैंने हमेशा कई बार कहा है कि आप जिस तरह से अपनी माँ को माँ बोलते हैं, दुनिया को कोई ChatGPT उसको कॉपी नहीं कर पाएगा। तो आपकी जो मौलिकता है ना, उसको आपको बचाए रखना है। भाषा, तकनीक और पढ़ाई, इन तीनों का कोई विकल्प नहीं हो सकता। ChatGPT में भी प्रॉम्प्ट देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रॉम्प्ट देना क्या है। सही बात है। जैसे कई विश्वविद्यालयों में ओपन बुक सिस्टम से पढ़ाई होती है, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो किताब खोलकर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपकी मौलिकता बची रहे। अगर आप मौलिक तरह से अपना सृजन करना जानते हैं, भाषा चाहे कोई भी हो, और जितनी भाषाओं के विकल्प आपके पास होंगे, जितनी भाषाएं आपकी अच्छी होंगी, यकीन मानिए आपकी शब्दावली, आपका लहजा, सब कुछ सुधरता जाएगा। और जर्नलिज्म का एक बेसिक सा उसूल है, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर यू हैव टू बी अ पैसिव लिसनर। आपकी श्रवण शक्ति भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप सुनिए दुनिया को, हमेशा अपनी बोलने के उतावलेपन में मत रहिए कि मुझे कुछ बोलना है। आप सुनते जितना जाएंगे आप उतने समृद्ध होते जाएंगे। आपकी मैंने प्रोफाइल देखी, आप बहुत सारा शायरी और कविता की पंक्ति कोट करते हैं। कौन से ऐसे अच्छे आपके शायर या साहित्यकार हैं जिनको अनुराग द्वारी अकेले पढ़ना बहुत पसंद करते हैं? अपने पिताजी को बहुत पढ़ता हूँ मेरे पिताजी की रचनाएं बहुत अच्छी लगती हैं। और इनके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं, मुझे धूमिल बहुत पसंद हैं। आदम गोंडवी साहब बहुत पसंद हैं, दुष्यंत कुमार बहुत पसंद हैं, दिनकर बहुत पसंद हैं, इसमें चुगताई बहुत पसंद है, मंटो बहुत पसंद है। मेरे सबसे पसंदीदा शायर हैं हबीब जालिब, पाकिस्तान के, जिनको अलग अलग हुकूमतों ने 40 साल तक जेल में ही रखा।
तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। तो इतने बिजी शेड्यूल में आपकी जो हॉबीज़ हैं उसके लिए समय निकल, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस? हाँ, मतलब जैसे मैं घर जाके टीवी देखना से ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ क्लासिकल सुन लूँ। मुझे कुमार गंधर्व जी बहुत पसंद हैं, उनको सुनना, या नए नए कुछ लड़के बहुत अच्छा इंडियन क्लासिकल गाते हैं, उनको सुनना, कुछ इंस्ट्रूमेंट सुनना अच्छा लगता है मुझे। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपने हमारा एक तो ऑफ़र एक्सेप्ट किया, और फर्स्ट गेस्ट के लिए हमारे लिए भी एक एक्सपीरियंस रहा। और बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने मौका दिया। सर है नहीं तो उनसे मिल के जाता। जी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से एक रोज़ हर एक नया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म लोगों के सामने रखते रहेंगे। बिल्कुल, जब तक मौका रहेगा कोशिश करते रहेंगे कि कुछ अच्छी कहानियाँ लेकर आएं। बिल्कुल सर, थैंक यू। आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर।